यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन ऐसा टॉपिक है जैसे हम बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही प्रोग्रेशन भी एक टॉपिक है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मैथ्स के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में कोई एक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब एपी, जीपी और एचपी और स्पेशल सीरीज, है ना। इसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वर्ड से क्या निकलता है, मतलब प्रोग्रेस सुना है ना अपन ने वर्ड, तो प्रोग्रेशन वहीं से बना हुआ है। कि जैसे मान लो कोई सीरीज लिखी हुई है आपके पास, तो जैसे मैं एक सीरीज लिखूं 3, 5, 7, 9, 11, तो आप इसका नेक्स्ट टर्म बता सकते हो? क्या बताओ? बिल्कुल पढ़ाऊंगा बेसिक से ही। 13 आज की क्लास में पूरा बेसिक होगा। 15, 17, एक और सीरीज लिखी है 4, 9, आता अगला टर्म क्या होगा? 14, उसके बाद 19, 24, मान लीजिए लिखिए 6, 10, 14, तो अगला बोलो। यस और नो? अब आप एक बार बताओ मुझे कि आप अगला टर्म क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि कॉमन, टू टर्म का डिफरेंस कॉमन है। यस और नो? और सीरीज के फॉर्म में चल रहा है। अच्छा, अब एक और सीरीज लिखता हूं 3, ठीक है, 6, 12, 24, बता अगला क्या आएगा? अभी तो आप जोड़ रहे थे, अब आपने जोड़ा क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा कि यहां पे 3 का डिफरेंस है पर यहां पर 6 का है। यहां डिफरेंस सेम नहीं है, बट 2 का मल्टीप्लाई पे ये, 2 के मल्टीप्लाई पे ये, 2 के मल्टीप्लाई पे ये, तो अगले 2 के मल्टीप्लाई पे। यस और नो? अगले 2 के मल्टीप्लाई पे। यस और नो? इसी तरह से अगर मैं देखूं, मान लो कोई और सीरीज लिखूं 2, 6, बताओ क्या आएगा? 18, 54। यस और नो? राइट। एक सीरीज और लिख रहा हूं 1/3, 1/5, 1/7, बता अगला टर्म क्या होगा? 1/9। यस और नो? अभी बेटा जो टेस्ट के क्वेश्चन बचे हैं वो बाद में बताऊंगा क्लास इसके एंड में। आज से ये पहले टॉपिक नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये यस और नो। अच्छा, एक और सीरीज लिखूं 1/4। ये दो टॉपिक है ना, आप लोग जितना अच्छा बनाओगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा। ये दो मैथमेटिकल टूल्स हैं, मतलब इनका यूज पूरी मैथ्स में होता है और हम भी धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी अगले 10-12 दिन क्लास के अलावा भी आप देखोगे इसके कई सारे छोटे छोटे सेशन लेके अच्छा इसको स्ट्रांग बनाओगे आप। अब बताओ 1/4, 1/7, 1/10, 1 तो आपको, आप इसका अगला टर्म लिख पा रहे हो? ठीक है। एक और सीरीज है 3, 11, 13, 27, 93, 104, बताओ इसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? अब एक चीज समझो, वही बताना था। आपने इन 3 सीरीज में बड़े आराम से अगला टर्म बता दिया, इनमें भी बता दिया, इनमें भी बता दिया, पर इसमें नहीं बता पा रहे। इवन मुझे भी दिक्कत होगी बताने में। वो इसलिए होगी क्योंकि ये जो हम प्रोग्रेशन में पढ़ते हैं ये उस सीरीज का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब होता है एनी वन, मतलब प्रोग्रेशन की सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज। एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज। जैसे इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनके सबके डिफरेंस कैसे हैं? सेम है। इन सबके क्या है? डिफरेंस सेम है। यहां पर डिफरेंस सेम नहीं है बट मल्टीप्लाई सेम है। यस और नो? यहां पर ना डिफरेंस सेम है ना मल्टीप्लाई सेम है, बट फिर भी इनके रेसिप्रोकल अगर इनको उल्टा कर दें तो इनके डिफरेंसेस सेम है। यस और नो? तो जब इस तरह की कोई सीरीज मिल जाए जिसमें कोई प्रॉपर्टी गिवन हो, ऐसी सीरीज की पहले तो हम स्टडी करते हैं प्रोग्रेशन में। कोई भी प्रॉपर्टी गिवन हो, अभी स्पेशल सीरीज में भी प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल एकदम बात की चीज हो गई, पर लॉजिक समझ में आ गया कि कोई प्रॉपर्टी गिवन हो। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या फायदा होता है? आप इसके आगे के टर्म बता पा रहे थे खुशी खुशी। अभी मैं बोलूं इनको ऐड करो, ऐड भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बिकॉज आपके पास कोई कॉमन प्रॉपर्टी है।
तो जब ऐसी कोई कॉमन प्रॉपर्टी वाली सीरीज गिवन होती है तो उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन, और उनमें भी स्पेशली जब डिफरेंसेस सेम होते हैं तो हम बोलते हैं, आगे चल के इसको नाम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब मल्टीपल सेम होते हैं तो आगे चल के इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जिनके रेशो एपी मतलब डिफरेंस सेम होते हैं इन्हें हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप लेटेस्ट बुक देखोगे तो एचपी नए टॉपिक में नहीं मिलता, क्योंकि एचपी कुछ भी नहीं है। एचपी का मतलब होता है, एचपी चैप्टर नहीं हट गया, एचपी चैप्टर नहीं हट गया, पर एचपी को अलग से नहीं पढ़ा के वो बोलते हैं आप तो 1/एपी से कंसेप्ट बनाओ बस। ये लॉजिक समझ में आया? तो पहले प्रोग्रेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि एनी वन कॉमन प्रॉपर्टी इन गिवन सीरीज। अब प्रॉपर्टी क्या कॉमन है उसके हिसाब से हमने उसका नाम दे दिया, कि डिफरेंस सेम है तो हमने बोल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, रेशियो सेम है तो हमने बोल दिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लाई सेम है तो हमने वो सॉरी रेसिप्रोकल सेम है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो अब पहला हेडिंग डालो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा। बफरिंग अब्दुल बेटा बिल्कुल इस एंड पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, 3 सेकंड से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है अब्दुल। और आप दो लोगों ने लिखा है बफरिंग का, एक अब्दुल आपने, एक चटर्जी और एक अंकिता सोनी, बाकी किसी ने लिखा भी नहीं है। प्रोग्रेशन का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर होना जरूरी नहीं है, कोई भी एक ऑर्डर होना जरूरी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग भी हो सकती है सीरीज और डिसेंडिंग भी हो सकती है। प्रोग्रेशन का मतलब इनमें से कोई एक चीज। डन? बच्चों के मैसेज भी आ गए बेटा, बफरिंग हमें मुझे पता चल जाती है। मैं यहां से अगर कमेंट्स पढ़ने तक जाऊं तो मैं अगर हट जाता हूं बोर्ड से यानी बफरिंग नहीं है, तो अभी बफरिंग नहीं है बेटा। ऋषि यहीं से आपको पढ़ाई चालू करनी है प्रोग्रेशन से। यह सीक्वेंस भी इसी को बोलते हैं, प्रोग्रेशन भी इसी को बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी इसी को बोलते हैं, सब सीक्वेंस सीरीज जगह पे नाम लिखा होगा। सीक्वेंस मतलब क्या होता है? एक लाइन सीक्वेंस होना ना। आपसे नहीं बोलते सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, तो या सीक्वेंस में लिखो, वैसे ही यहां पे कि हर चीज कैसी है सीक्वेंस में। तो कुछ बुक में इसका नाम सीक्वेंस सीरीज मिलता है, कुछ में केवल प्रोग्रेशन मिलता है, सब एक ही बात है। यस अब्दुल, दो हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। एपी, ठीक, एपी की डेफिनेशन, पूरे नोट्स पूरे बनाना। आप लोग सभी लोग पेन ड्राइव वाले बच्चे भी ध्यान रखें, नोट्स पूरे बनाना। कुछ परसेंट सेम मिलने के बाद क्वेश्चन नए मिलने लगेंगे, स्टैंडर्ड थ्योरी के अलावा सब चीजें नहीं होंगी। और पेन ड्राइव से पढ़ रखा होगा तो समझ में भी बहुत और आ जाएगा, ज्यादा अच्छे से आएगा। यस, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी अगर मैं बोलूं? आप ऐसा बोलेंगे, इफ A1 A2 A3 अप टू AN आर इन एपी। मान लो ये एपी में है, तो कैसे बताओगे एपी में है? बोलो। तो आप बोलोगे A2 माइनस A1 इक्वल टू, सॉरी, A3 माइनस A2 इक्वल टू, मतलब किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस पूरी सीरीज में सेम होना चाहिए तो ही हम एपी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 टर्म के बाद छठे और 7वें टर्म में डिफरेंस सेम नहीं है, एपी नहीं होगा। इसलिए ऐसा लिखा ही जाता है, पूरे कोई भी एंड तक के टर्म का डिफरेंस, और डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इसका डिफरेंस सेम है तो हम इसे एक वर्ड बोल सकते हैं ना, खुद ही निकल जाता मुंह से कि सभी का डिफरेंस सेम है, मतलब सभी का डिफरेंस क्या है? कॉमन है। तो हम इसको नाम क्या दे देते हैं? कॉमन डिफरेंस, एंड डिनोटेड बाय डी। पीडी से पढ़ के मजा आया? चलो बहुत अच्छी बात है।
ओके, तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये हो गया डिफरेंस। अब आपको मैं बोलूं कि सीरीज बनाना है, तो बताओ कैसे बनाते हो आप? बहुत सिंपल लॉजिक है। एक कोई एपी बनाना है मान लो, तो मैं पहला टर्म जो मर्जी वो ले लूं। अब मैं आपसे बोलूं कि कॉमन डिफरेंस 3 है मान लो, तो आप फट से बना सकते हो। तो 5, 8, 11, 14। देखो क्या होता है, जब किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है ना, उस टॉपिक के टफेस्ट प्रॉब्लम कर लेते हो। पहले अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत होती है, कई बार हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती हम क्या पढ़ रहे हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं हर टॉपिक का बेस आपको ऐसा बने कि आप समझ पाओ टॉपिक क्या है। तो एपी बनाना कितना आसान है। आपके मैं बोलूं कोई एक और एपी बनाओ, मान लो पहला टर्म है 11 और कॉमन डिफरेंस 7 है, तो बताओ क्या होगा? 18, 25, 32, 39, यस और नो? तो आप सब लोग ईमानदारी से ऐसे 10 सीरीज बनाइए जल्दी, क्विक एंड फास्ट। एवरीवन पहला टर्म कोई भी ले लेना, कॉमन डिफरेंस थोड़े बड़े रखना, जैसे मैंने 7 लिया, कभी 9, 11, ऐसे बनाओ जरा फटाफट। सभी लोग फटाफट करिए। पीडी वाले नोट सफिशिएंट हैं, आप सभी लोगों के पास लगभग पीडी है, पेन ड्राइव है बेटा, आपके नोट सफिशिएंट है। पर क्लास में इन्वॉल्व होना, और जब हम दोबारा पढ़ेंगे लाइव में, तो उसको दोबारा लिखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ कुछ चीजें नई भी मिलती जाती हैं। तो दोबारा भी नोट्स बनाओ। अभी सब आएगी क्वेश्चन की लैंग्वेज वगैरह समझ में। कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं। जो आपने पूछा, आपने मान लो लेनी है ऐसी डिसेंडिंग लेनी है, तो आपने मान लो लिया पहला टर्म, सपोज बेटा आपने पूछा 13 और 9 का डिफरेंस रखना है, तो 4, फिर 9 का, तो -5, -14, -23। ऐसी भी हो सकती है कि आपने स्टार्ट ही माइनस से करी हो और आपने मान लो 4 का डिफरेंस लिया तो -59, है ना? कुछ भी हो सकती है बेटा। ऐसे इससे क्या होता है, आपका बड़ा लॉजिक बनता है। जब 10 क्वेश्चन बनाते हो ना, आपको अंदर से एक बिलीव आता है, भली बहुत छोटी चीज है, पर आपको टॉपिक एकदम पकड़ में आ जाता है कि पढ़ क्या रहे हो आप। आनंद, अभी स्टार्ट हुआ है क्लास। नंदिनी, आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे पीडी की जो भी है। नो प्रॉब्लम बेटा, नहीं है पीडी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाऊंगा तो सब कुछ, जिनके पास पीडी है उनको भी उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए। होने से बस ये है कि कई बार आप उससे पढ़ के बैठते हो। यस, बन गया 10। अब देखो ये 10 प्रॉब्लम बनवाने का क्या पर्पस था मैं बताता हूं। आपने कोई भी प्रॉब्लम बनाई, मान लो आपने एक प्रॉब्लम बनाई 13, 20, 27, 34। अब बेटा ये इसको बोलते हैं हम टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसको कुछ बुक में स्मॉल से भी लिखते हैं, A1, A2, इस बोथ आर सेम थिंग। मुझे आदत है टर्म को टी से लिखने की, बुक में ए से भी लिखा होता है ना? तो आप कंफ्यूज मत होना। अब ये फोर्थ टर्म है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं इसके बाद, तो आप बोलते हैं सर ये फिफ्थ टर्म हो जाता है ना। अब मैं आपसे बोलता कि बताओ 69 पोजीशन पे क्या, भी कुछ करना मत, सुन लो पहले। तो या तो हम लिखते चले जाते कब तक, या फिर हम कुछ लॉजिक, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी होने से हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं वो भी पता होना चाहिए। हम पढ़ सकते हैं तो हम 69 तक जा सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा कुछ टर्म की हेल्प से 69 निकाल सकते हैं। पर क्वेश्चन ये आता है कि 69 लिख लिया, चलो मैं 269 टर्म बोलता तो आपको खुद ही ये बात रियलाइज होती है यार इसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं डायरेक्ट कर पाऊं। तो आगे चल के क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे, हो सकता है किसी पोजीशन का टर्म पूछें, है ना? हो सकता है आपसे कभी इनको क्या करवा लें, आपको इनको कभी आपको ऐड करवा लें, नहीं समझे? एडिशन भी तो करवा सकते हैं कुछ टर्म को। क्या आपसे बोले कि पहले 50 टर्म को ऐड करो, हो सकता है ये। हो सकता है आपको एक टर्म ये दिया, एक टर्म ये दिया, और बोले कि इसके बीच में 1, 2, 3, 4 टर्म और बताओ। इस टाइप से टॉपिक बनेगा। बात समझ में आ गई? मतलब टॉपिक में पढ़ना क्या, पहले ये 3 चीजें बेसिक हो गई।
और भी चीजें दे सकते हैं, है ना। तो अलग अलग सीरीज दे देंगे तो कॉमन टर्म पूछ सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, चलो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम कि मान लीजिए, लिखिए पहला फॉर्मूला, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। लिखिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी, यहां से पहला फॉर्मूला स्टार्ट होगा, आप खुद बनाएंगे। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, अनुज यादव, क्लास एंड में बताऊंगा मैं। ठीक। अब मान लो आपने जैसे सीरीज बनाना चालू करी, तो आपने एक टर्म पहला सोचा अपने दिमाग में, और फिर जो मर्जी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया, है ना, जो मर्जी वो ऐड कर दिया, आपने लिख दिया। तो ये तो एक न्यूमरिक हुआ। जब हम कोई बात करते हैं जनरल, तो हमें जनरल तरीके से सोचना पड़ेगा ना। तो मान लो किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या ले लें हम, ए। तो इसके बाद बताओ बेटा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, तो अगला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। अगला बोलो ए प्लस टू डी। अगला बोलो ए प्लस थ्री। अगला बोलो, यस और नो, लिख सकते हैं ना। ये जनरल हो गया। अब इसे क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट टर्म। इसे, जहां टू है तो ये टर्म कौन सा है, थर्ड। एक्चुअल में थर्ड टर्म में तीन ही टर्म है, लोग नोटिस नहीं करते। एक बार ए आया और दो बार, तो ओवरऑल तो तीन ही है ना। ये कौन सा टर्म है, ये। तो मैं बोलूं 10 टर्म क्या होगा, मैं बोलूं 100 टर्म क्या होगा, ए प्लस 99। और मैं बोलूं एन टर्म क्या होगा, एक कम होता है ना हर बार, तो इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। से लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं, या जनरल टर्म से डिनोट करते हैं, एक ही बात है। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आया। विकास, बफरिंग बेटा इधर बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा रिफ्रेश करिए अपने कंप्यूटर को। रिया, क्लास एंड में बात करता हूं। ओके सोएब खान, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता बेटा। ठीक, ये तो हुआ इनेट टर्म या जनरल टर्म, इससे आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। अब यहीं के यहीं, अब जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। लिखिए 13, 20, 20, ओ सॉरी, कहीं मैं गलत लिख दूं तो आप मुझे करेक्ट करवाएंगे, क्योंकि मैं, आप देखते हो मैं बुक बहुत देर में खोलता हूं, मुझे आदत है, और आपको भी आदत डालनी है इस बार से। एक आदत डेवलप करो कि बुक बहुत बाद में खोलो। पहले टॉपिक अपने लेवल पे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर बुक खोलो, और फिर सीधे बुक से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन उठाओ उठाओ, जेई के क्वेश्चन बनने लगेंगे, आप खुद फील करोगे बनेंगे। कई बार बुक से हम क्या होता है वही पढ़ते हैं जो हमें आता है। अब मैं इस बार से आप सबसे बोलूंगा, आप बुक खोलो ही मत। आप देखना मैं आपके लिए क्वेश्चन लूंगा, पर आप एक दो क्लास तक देखोगे मैं शायद क्वेश्चन की बात भी, मतलब बुक की बात नहीं करूंगा। हो सकता है उस वजह से मुझसे कुछ छूट जाए, एक आज कोई चीज, पर उससे मुझे फायदा होगा क्या, कि मुझे वो चीज ही आपको बतानी, मतलब मुझे, मैं कहीं ना कहीं वो चीज भूला हूं। और यही आपकी पढ़ाई में होना चाहिए कि आपको समझना है कि आपको क्या नहीं आता है। तो हर टॉपिक में ये काम करना है इस बार। तो ये क्लियर है। 13, अब ये लिखा मैंने। अब मान लो मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन, फाइंड 67 टर्म, निकालो जल्दी फटाफट। फाइंड 67 टर्म।
अब बहुत ही सिंपल है, देखो अब आपने जब nth टर्म का फॉर्मूला बनाया तो मैंने बनाते समय आपको एक चीज सिखाई, बताओ क्या, कि 100 टर्म क्या, तो आपने बोला a प्लस 90, यस और नो। तो मैंने जिस संग से पढ़ा उसके बाद मुझे ये दिक्कत नहीं, मेरे पास ये 67 है तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, क्या, a प्लस 66d, a इज 13, 66 इंटू 7, 7 6 42 और 42 प्लस 4 तो 470, सही है। चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा। शैंकी मंगल, उम्मीद नहीं थी, प्रतीक आपसे भी उम्मीद नहीं थी कैलकुलेशन मिस्टेक की, देख लो इसमें भी मिस्टेक कर दी बच्चों ने। ह्यूमन शर्मा आपने भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। सौरभ 476 नहीं होगा, 489 नहीं। आनंद कुमार सॉरी कुछ नहीं होता, एक साल पीछे कर देता है सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 20 29 38 फाइंड 139 टर्म, क्विक एंड फास्ट, फाइंड 139 टर्म। आकाश आपका सही आया था, आनंद का गलत था। $1250 पहला आंसर। अब आप लोग याद रखो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कंपटीशन है इस बार, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। आपका सबसे पहले आया, पर उसके बाद आया देवेश 1253, 1253 और 1252 में कितना अंतर है, एक साल का। कई बार एक मिस्टेक एक साल पीछे कर देती है। हाँ 1253, दिस इज द राइट आंसर। ऑनलाइन में सबसे पहले देवेश ने दिया, यस। देखिए अब आपसे क्या 139 पूछ, कितना 130, तो मुझे ये आदत में आ जाना चाहिए, है ना। अब देखो इस ढंग से पढ़ने का फायदा ये हुआ कि आप बार बार ये फॉर्मूले पे ही नहीं जाओगे, अब आपकी आदत में आना चाहिए कुछ चीजें। तो अब यहां पर आपने बोला a इज 11, 138 इंटू 9, तो ये आप मेंटली करा करो, 2 है ना। अब 7 आ गया, 27 प्लस 7 34, 4 3 9 प्लस 3 12, तो 1253 इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, देर हो जाता टाइप करने में, कोई दिक्कत नहीं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। मुझे आंसर ना दे पाओ चलेगा, पर कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए। वन मोर क्वेश्चन, 29 42 55 फाइंड 268 टर्म। देखो मेरी आदत कैसी है, एक दो क्वेश्चन के बाद आपको मैं कैलकुलेशन पे काम करवाने लगता हूं, है ना, ये मेरी आदत में है और इसका फायदा आपको पूरे साल मिलने वाला है। बुक के क्वेश्चन तो लॉलीपॉप जैसे होते हैं, 2 3 4 दे देते हैं वो, तो लॉलीपॉप नहीं करनी है। बोलो हो गया, बोलो 500 830, ये पहला आंसर है, देखता हूं भाई। देवेश आप लिख रहे हो 3500, ओके, नीचे फेंक दूंगा, गलत करोगे। क्लासरूम वाले बच्चों को तो उठा के फेंक सकता हूं, उठाऊंगा और फेंक दूंगा, ऑनलाइन वालों को नहीं फेंक पाऊंगा। मत करो आप, देखो समझो, आप सब बच्चे एक बात समझो, देखो आप चाहे सीनियर से पूछो या कोई भी, सब ये बोलेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, वही होती आती हुई चीज में वो गड़बड़ हो जाती, लगने दो ना टाइम। 3500, यस, देखिए क्या हो जाएगा। कितना टर्म पूछा था मैंने, टी 268, मतलब आपको सीधा सीधा, ये तो मैं समझाने के लिए लिखता हूं, स्टेप लिखा करो सीधा, ये 267 इंटू 13, 13 7 जा 91 का 1 9, 13 6 जा 78 प्लस 9, तो कितना 87, तो 7 8 26 प्लस 8 34, क्यों सही है, और ये जुड़ गया तो 3500, दिस इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। ये तो हुआ आपसे कोई टर्म निकालने की बात कर सकते हैं,
और क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। कभी कभी इनको ऐड भी करवा सकते हैं ना, इनका समीशन भी तो करवाया जा सकता नहीं। तो आप लिखो अगला फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। कोई बात नहीं आरिफ, टाइप करने में लेट होने पे कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों का आंसर सही है, 3500 लिखा सबने। ठीक, अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अब एक्चुअल में आपको इसे ऐड करना बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू ए प्लस ए कितने टाइम आएंगे, एन टाइम। मतलब अगर कंसेप्ट समझना चाहो तो अपन जब ऐसा लिखते हैं ना n/2 उसका रीजन होता है, ए एन बार आते हैं तो एन ए होना चाहिए। तो देखो 2a हो गया, 2 का अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा। 2 से 2 कैंसिल तो क्या आया, ए एन, यस और नो, ए इसलिए, और प्लस अब इसको ऐड करोगे डी, 2d, 3d, 4d, तो ये मिलके क्या आएगा, n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आता है सॉल्व करके। प्रूफ में मत जाओ, भी जरूरत नहीं, पर वैसे आइडिया दिया मैंने कि कैसे बना है फॉर्मूला, है ना। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है, ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मनीष 3578 नहीं आएगा, इतनी देर बाद भी गलत आंसर मत दो। एक बार वो बता देता हूं फॉर्मूला, चिंता मत करिए। डन। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन का सम ऑफ एन टर्म का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर से सुन लीजिए, या ऐसा भी लिखा जाता है इसको, n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, लिखिए 5 प्लस 11 प्लस 17, फाइंड सम ऑफ 267 टर्म। पहले 67 टर्म का समेशन बताइए। कुलदीप अभी बताता हूं क्लास के बाद आपका क्वेश्चन का आंसर। फॉर्मूला बेटा उसको ऐड करके बना है। पहला आंसर आया है 13601, 13601। ओके, शुभम ज्ञान, शुभम का आया, शुभम सिंह का, यही है। क्यों, अगर कोई मिस्टेक होगी तो क्या होगी। वंश जूनियर क्या आंसर है, स्पीड में करो, है ना। 67 टर्म मतलब 67/2, 2 इंटू 5, 67 -1 इंटू बोलो 6। क्यों बेटा,
अब चाहो तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, तो कितना बचा 67, 5 प्लस 66 इंटू 3, तो 67 इंटू ये हो गया 180 198, तो 203 इंटू 67, तो कितना आ गया 13601। मोहित आपका सही, अब्दुल कादिर गलत किया है, कई लोगों ने इसमें मिस्टेक की है, सचिन आपने भी गलत किया है, नताशा आपने भी गलत किया है, बहुत बच्चे गलत कर रहे हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक बिगेस्ट मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक कैलकुलेशन की होती है, पेपर में भी वही करके आते हैं और कोई मिस्टेक नहीं होती। वन मोर क्वेश्चन, 12 प्लस 20 प्लस 28 फाइंड सम अप टू 88 टर्म, फाइंड सम अप टू 88 टर्म। दूसरा फॉर्मूला जब भी लगा सकते हो जबकि आपको लास्ट टर्म पता हो, तो नॉर्मली पहला फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला जब भी यूज कर सकते हो जब लास्ट टर्म पता हो, अभी लास्ट टर्म नहीं पता तो नहीं कर सकते। आनंद आपका ठीक था, ठीक है, कई लोगों ने सही दिया था पर कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई में मिस्टेक की थी। मल्टीप्लाई में टाइम लग रहा है अभिषेक, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। कितना 31680, यस, कुछ बच्चों का इस पे भी आ गया बहुत जल्दी, 31680, ठीक है। प्रतीक आपने सही दिया है। 1 कैसे आएगा अरुल, 12480 नहीं, 31680, ओके। यही है। देखिए आपसे कितना पूछा मैंने, 88, तो 88/2, 2 इंटू ए कितना है 12 प्लस 87 इंटू डी, क्यों ये कैंसिल, 44, हाँ 8 आएगा, ठीक है, तो 24 इंटू बोलो ये कितना, यस और नो, आंसर 31680 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे ये भी पता है आपको मेहनत कहाँ करवानी है, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अभी फटाफट कवर हो जाएंगे। फाइंड S129, S129। अंचित आपका आंसर, अंचित प्रताप सिंह आपका आंसर शो हो रहा है। ए फर्स्ट टर्म होता है, पहला आंसर आया 109521 आरुल का, 109521, यही है, मुझे नहीं पता, मैंने तो आपको समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया मैंने।
नहीं यही होगा नहीं, आपका क्या है ये बताओ। श्रुति शुक्ला, ओके 1095 करो ना बेटा। आपको पता ही नहीं है, मैं हर दो क्वेश्चन के बाद कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन देता हूं आपको, आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। बोलो दीप्ति। 10 रिदम आपका 10729 रॉन्ग है। ऋषि हर्ष ये भी गलत है आपका आंसर बेटा। सुरभि आपका भी गलत है। ये सही है। यस, काफी सिंपल। मतलब देखो क्या होता है, मेरी आदत में है कि, और कोई टीचर नहीं करता कैलकुलेशन में, मुझे आदत है कैलकुलेशन। अब मुझे पता है सम तो आगे निकालना, अब क्या दो तीन क्वेश्चन सम भी, फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाए, कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो जाए, दो पर्पज होते हैं क्वेश्चन के। तो अब आपसे मैंने पूछा जैसे 129 ना, 129 था ना, तो 129/2 2 इंटू ए प्लस 129 माइनस 1 इंटू डी कितना 13। क्यों बेटा, टू चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, तो 129 टू कैंसिल हुआ तो 17, ये 128 हो गया होगा, उसमें 2 का डिवाइड किया तो 64 इंटू, तो 109521, दिस इज द राइट आंसर। रिदम आप अपनी राइटिंग से ही अपने आपको नहीं पहचान पा रहे हो, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है। अगर आप अपनी राइटिंग, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, कई बार हम अपने लिखा ही नहीं पढ़ पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका या तो वो मेडिकल की दुकान पे जॉब करें या डॉक्टर बने। बहुत मेहनत कर सकते हैं तो क्या बनना चाहिए, डॉक्टर। और मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप शॉपकीपर में, मतलब शॉप पे वर्क कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं। हम जो जो चीज सीख रहे हैं, पहले मैं बिल्कुल एलिमेंट्री चीज पढ़ा रहा हूं, फिर इसके आगे की चीजें बताऊंगा। अभी मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया जनरल टर्म या लास्ट टर्म, दिस इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सम का फॉर्मूला बताया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस और नो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लिखिए अर्थमेटिक मीन। क्या लिखिए, अर्थमेटिक मीन। अरे अनुराग, 2 इंटू 17 34 ही होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक ये क्लियर है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। किस तरह के आएंगे बता रहा हूं। पहले लिखिए अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन रखना। अर्थमेटिक मीन का काम होता है सीरीज को एपी में कन्वर्ट करना। ओके सुरभि, अर्थमेटिक मीन का काम होता है पूरी सीरीज को मतलब एपी में बनाना। कोई भी सीरीज दो टर्म की हेल्प से बना सकते हैं। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं एक ही मीन की, तो एक मीन कैसे निकालेंगे बताता हूं। मान लो एक जनरल बात पूछूं मैं, ए बी सी, मैं बोलूं एपी में है, तो ऐसा आप कब बोलोगे, जब सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, यस और नो, यानी बी माइनस ए किसके इक्वल हो, सी माइनस बी के। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, या बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। यस और नो, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू। तो हम अर्थमेटिक मीन यहां पे ऐसा बोल सकते हैं, बताओ क्या, ए प्लस बी बाय टू। मान लो मैं आपसे बोलूं कि फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 10, तो बोलो क्या होगा। आप बोलोगे सर 6 प्लस 10
2, 18/2, 16/2, सॉरी 8। तो देखो 6, 8, 10 एपी बन गया कि नहीं, है ना? क्लियर? मान लो मैं आपसे बोलूं फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 12, बताओ क्या होगा? कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। सिंपल 12 + 5 17 बाय, अभी तो यही लिख दो, पॉइंट में बताने होते हैं। फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 26, 16, है ना? फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 11 एंड 20, 31/2, एंड सो ऑन। यस और नो? ये तो 1 की बात हुई, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर उसका लॉजिक बताता हूं। लिखिए, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। 2 और 10 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन निकालना है? 4, A1, A2, A3, A4। कृष्णराज, समझ में आ रहा है? विश्वजीत, क्या हो गया? चलिए, अब देखिए, फाइंड 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 10। अब अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, पर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाना चाह रहा था कि कैसे निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का रोल होता है किसी भी दो टर्म के बीच में आपकी मर्जी जितने टर्म चाहे आप स्टेब्लिश कर सकते हो और पूरे टर्म एपी में बन जाते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का यूज समझ में आ गया कि किसी भी टर्म को, मतलब किसी भी गिवन टर्म के थ्रू आप सीरीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बेसिक लॉजिक है। तो जैसे मैंने आपसे बोला 2 और 10 के बीच में 4 मीन बताना है। पहले मुझे बताओ आप कि A1 क्या होगा? अगर A1 टर्म के हिसाब से देखें तो सेकंड टर्म है कि नहीं, पहले बताओ, है ना? टर्म के हिसाब से देखें तो ये सेकंड टर्म है बेटा, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है। यस और नो? तो जैसे अगर मान लो आपसे बोले कि A1 क्या होगा, तो आप बोलते A प्लस डी टर्म के हिसाब से, ऐसे ही A2 बोलो, ऐसे ही A3 बोलो। यस और नो? A4 बोलो। ठीक है, अब आपके पास A तो है, क्या नहीं है? डी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ना है धीरे धीरे, आज काफी आगे निकल जाएंगे, बेस पूरा हो जाएगा आज की क्लास में। अब डी नहीं है तो डी निकाल सकते हैं। तो हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा है, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस, लास्ट टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर लास्ट टर्म कितना है? 10।
फर्स्ट टर्म 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो d निकालना था, n कितना है। अब n में कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, मैं बोलूं इन दो फिंगर के बीच में 3 फिंगर, तो टोटल कितनी फिंगर, इन दो के बीच में 3, टोटल कितनी 5, तो इन दो टर्म के बीच में 4 टर्म, तो टोटल कितने 6। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें n टोटल टर्म को बताता है, रिमेंबर। तो कई लोग यहीं पर गड़बड़ करते हैं, मैं अभी बता देता हूं कि कहां पे आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग n को 4 लिख देते हैं, कुछ 6, तो 4 नहीं, n का मतलब होता है जो सीरीज है उसमें टोटल कितने टर्म दिए गए हैं, तो कितने दिए हैं 6, 4 प्लस 2, तो आप यहां लिखेंगे ऐसा, ध्यान रखना 10 इक्वल टू 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, डी निकालना था, ये हो गया 8 इक्वल टू 5d, तो d बोलो बेटा 8/5। अब जैसे मुझे a1 निकालना है तो मैं बोलूंगा 2 प्लस 8/5, क्यों बेटा, तो अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 18/5। ऐसे ही a2 निकालना है तो आप बोलोगे 2 प्लस 2d, तो 8 और बढ़ जाएगा, तो जो न्यूमरेटर होता है ना वो बढ़ाते चलो, तो 8 बढ़ाओ 26/5, a3 बोलो 34/5 बेटा, 8 जुड़ेगा ना, फिर a4 बोलो 42 और a5 बोलो 50/5, पूछा नहीं है पर निकालते हैं हम, तो कितना आया 10। तो a4 के बाद अगर हमने कहीं मिस्टेक नहीं की होगी तो वही आएगा जो यहां दिया, आया मतलब सब सही है, ये तरीका होता है। तो ये इसने क्या काम कर दिया, अरिथमेटिक मीन ने पूरी सीरीज को एपी में कन्वर्ट कर दिया। नोट करिए, पॉइंट में मत लिखो, यस अभिषेक आपका सही था, पॉइंट में मत लिखो, फ्रैक्शन में ही लिखो, बहुत लॉजिकल चीजें हैं, मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ के, लगेगा ही नहीं मैथ्स पढ़ लो, ये मैथ्स और रीजनिंग दोनों में काम आने वाला टॉपिक है। बफरिंग विश्वजीत आपके साइड से 100%। आया लॉजिक समझ में। तो आप है ना, जैसे ये बनाने का फायदा बताऊं क्या हुआ है, जैसे ये जो है ना, एक तरह से ये सीरीज ऐसी हो गई 2, फिर बोलो 2 को भी चाहो तो आप 8 बाय में 5 है ना, 2 को पता आप क्या लिख सकते हो, हाँ 10/5, अगला टर्म बोलो 18/5, बोलो 34/5, 42/5 और 50/5। देखो पूरी सीरीज एपी में बन गई, अपॉन तो 5 है, देखो सबका डिफरेंस 8 हो गया। तो आपके दिमाग में कभी ऐसा आ जाए कि यार मुझे एक बात बोल रहा हूं कि मुझे कोई ऐसी सीरीज बनानी है, एक बात समझना, मुझे कोई एक ऐसी सीरीज बनानी जिसका स्टार्टिंग टर्म 12 हो और आखिरी टर्म 20 हो और बीच में 6 टर्म हो। मान लो आपके दिमाग में अगर ये थॉट आए कि मुझे एक ऐसी सीरीज बनानी है जिसका पहला टर्म क्या हो 12, आखिरी टर्म और बीच में 6 टर्म हो, तब कैसे बनाओगे, हेल्प ऑफ अरिथमेटिक मीन। ऐसी हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से जीपी बन जाती है, एचपी बन जाती है, निकालो। तो फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड 20, निकालिए। फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन बिटवीन, अनुराग आउट ऑफ स्टेट ही बच्चे आए हुए यहां पर,
अभी जो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं वो महाराष्ट्र के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और कहाँ के? हरियाणा के हैं, गुजरात, और मथुरा मतलब एमपी हो गया, यूपी, सॉरी यूपी। यस, पंजाब। पंजाब के भी हैं, कश्मीर का भी आ गया बच्चा एक, जम्मू कश्मीर का भी एक बच्चा है। काश हर्ष आपका लिखा हुआ आंसर सही होता। 13, 14, 15, 16, 17, 18, मुझे पता था कुछ कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है। मैं देता ही नहीं हूं ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। हो गया भैया? 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16 कैसे होगा बेटा? इसमें तो यहां तक तो एपी है, 18 के बाद 20 कैसे आ गया? और यहाँ एक का डिफरेंस है, ये गलत है। हाँ, ऐसा कुछ आएगा अजीब सा। ये मेरा दिमाग का बना हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीधा हो जाए। और यही तरीका है पढ़ाई का। अब देखो, मैं आपको पूरी चीजें पढ़ा दूंगा। अब क्या होगा, मुझे ऐसा नहीं कि बुक नहीं लगेगी, क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो लगेंगे ना, जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी लगेंगे। अभी अपन इस चैप्टर को पूरा जेई के साथ ही एंड करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक में किया, फिर इसकी टेस्टिंग चलेगी। अभी 2 हफ्ते, ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा, इसमें 3 एपी, जीपी, एचपी, स्पेशल सीरीज, स्पेशल जीपी, सब कुछ है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अब देखो, इसमें 6 मीन लाना है। आप पहले तो बताओ A1 क्या है? आप खुद बोलोगे A+D मतलब 12+D। A2 बोलो बेटा, A+2D, है ना? 12+2D, ऐसे चलता जाएगा, वो बाद में देखते हैं। अब इसमें मैंने आपको डी के लिए जान करके फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं तो गलती होती है। आप हमेशा फॉर्मूले से निकालना डी। कुछ रीजन है, इसका फॉर्मूला होता है पर उसमें एन की मिस्टेक होती है, और जहां मिस्टेक होती है ना, मैं मिस्टेक को हमेशा अवॉइड करवाता हूं। तो अगर मैंने आपसे बोला इस फॉर्मूले से करना, तो बस मान लो करना है, और ज्यादा मत करो कुछ। लास्ट टर्म बोलो 20, ए बोलो 12, एन 6 मीन है, बार बार बोला करो। 2 उंगली के बीच में 3, तो टोटल उंगली 5 है ना? वो ऐसे मत करना है, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? तो वो 3 ही होंगे, क्योंकि इसके आगे कितने? 2, और इसके पीछे कितने? कई लोगों का ये दिमाग घूमने लगता है कि सर वो, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे 6 मीन है, किसके आगे और पीछे? ए और बी लास्ट टर्म के बीच में, तो टोटल कितने हुए? 8। ठीक है, तीतर मत उड़ाना आप लोग, ध्यान रखना। चलो, तो ये हुआ 8-1 इंटू डी। बोलो 8 इक्वल टू, सही है, डी इक्वल टू 8/7। एक्चुअल में पता आपसे जैसे बोलेंगे इंसर्ट 12 मीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 मीन, कोई एक की पूछेंगे, सारे नहीं, पर कंसेप्ट बन जाएगा तो आप कुछ भी बता दोगे, इसलिए पहले कंसेप्ट बिल्ड, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बोलो A1 12+8/7, 12 7 जा 84+8, 92/7। अब अपने को 8 बढ़ाते चलना है, बस खत्म, न्यूमरेटर वो भी क्यों पता ना, 2D 3D 4D होता है, इसलिए लॉजिक से। अब A2 बोलो 100/7, कहीं कैंसिल हो रहा तो भी मत करना, 108/7, 116/7, 124/7, A6 130, और A7 ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है 140/7, दिस इज 20। ये हमेशा आपका सही कॉन्फिडेंस बताएगा, कहीं मिस्टेक नहीं हुई, हुई होती ना कहीं एक भी, आ ही नहीं सकता था, आ ही नहीं सकता था। इज दैट क्लियर? चलो, 1 मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसका एक डायरेक्ट, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फाइंड
8 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 15, कितने निकालना है? 8 कितने के बीच में? 3 और 15 के बीच में। आ गया समझ में? वेरी गुड। रुचिका आपको क्या हो गया? ओके अब्दुल, बच्चे लिख रहे हैं तीतर वाला क्वेश्चन घर में पूछा गया था और गलत बता दिया था हमने। आ गया समझ में? क्या किया एक बार फिर से समझ लो बेटा। ए लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी से आपने डी निकाल लिया और फिर A1 A2 A3 A4 निकाल लिया। वन मोर क्वेश्चन। इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन
10 अर्थमेटिक मीन लिखना है। 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 21 एंड 30 कितने? 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेवंथ मीन, बस केवल सेवंथ मीन की वैल्यू बतानी है। इंसर्ट 10 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 21 एंड 30, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ सेवंथ मीन। बस ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कोई एक भी पूछ सकते हैं ना आपसे, सारे भी पूछ सकते हैं, कोई एक भी पूछ सकते हैं। ओके आनंद कुमार, बोलो क्या रहा है? 280, 285/11, 234/11। अगर 294/11 देखते हैं बेटा, और कोई आंसर फटाफट बताओ। मोहित, 275 आ रहा है, 294 आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। सुनील, आवाज आते हुए देर हो गई, रिफ्रेश करो कंप्यूटर। सुनील, रिफ्रेश करो एक बार बेटा। यस, अब देखो पहले तो लास्ट टर्म बताओ क्या, तो 30 इक्वल टू बोलना प्लस 12 माइनस 1 11D, क्यों? तो D इक्वल टू 9/11, यस और नो। अब मान लो A7 पूछा है, तो A7 A प्लस 7D ही होता है, क्योंकि टर्म ये 8 होता है। मीन है ना ये, कोई गलती से 6D ना लिख देनी तो गड़बड़ हो जाएगा। मीन है ये, मीन, ना कि टर्म। टर्म के हिसाब से तो 8 टर्म है, क्योंकि एक टर्म के बाद काउंटिंग हुई चालू। मैं बोलूं ये कौन सी फिंगर है, यहां से काउंटिंग, ये कौन सी, आप बोलोगे सेकंड, अरे भैया 1 2 3, इसको क्यों भूल रहे हो? वैसे ही है। तो यहां पर A कितना, 21 प्लस 7 इंटू 9/11, तो एलसीएम आ गया 11। 21 इंटू 11 210 प्लस 21, तो 231, 231 प्लस 7 और 63, इसको भी ऐड करो। 9 है क्या? सॉरी 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 सॉरी, 9 है तो 9 लिखूंगा भाई। 9/11 वो कितना है, 7 इंटू, तो 63 ओनली आएगा, है ना? सॉरी, अब ये जुड़ गया। 294/11 इज अ राइट आंसर। इज दैट क्लियर? आइडिया इज क्लियर? टाइप नेक्स्ट पे आते हैं। ये एक एक बेसिक टाइप्स हैं जो मैं आपको कवर करवाता चल रहा हूं, ये मिलती जाएंगी बुक्स में। यस, नेक्स्ट लिखिए। if 10 term of an AP is 30 and 30 term of an AP is 70, find 40th term। यदि किसी AP का 10 टर्म 30 है, 30 टर्म 70 है, तो 40 टर्म बताना। इफ 10 टर्म ऑफ एन AP is 30, 30 टर्म ऑफ एन AP is 70, find 40th टर्म। सचिन बेटा, आवाज आप रिफ्रेश कर लो एक बार। कुलदीप व्यास का पहला आंसर आया 0, कृष्णदास का पहला आंसर 0, गौरव सिंह 0, शाबाश कुलदीप। चलो जल्दी करो जल्दी। देवेश परमानी का आंसर आया 90, ओके। कृष्णेंदु, नहीं, एसएन का मतलब बेटा होता है, एसएन का मतलब होता है टर्म ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म।
और टी एन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर उस पोजीशन का टर्म। जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, पर एस थ्री का मतलब पहले तीन टर्म का समेशन। बहुत लोगों ने जीरो दिया है और मुझे पता है जीरो क्यों दिया है, क्योंकि जीरो जिस क्वेश्चन का आंसर है वो मैंने दिया नहीं। यही तो पेपर में करते हैं जो मैं करता हूं। मुझे पहले आपसे पता होता है कि आप क्या गलत आंसर दोगे। यस, बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन का आंसर पहले तो जीरो नहीं है, और जिन्होंने जीरो जिस कंफ्यूजन से दिया वो कंफ्यूजन अभी थोड़ी देर में दूर करता हूं। मुझे पता है क्यों जीरो दिया है। पहले तो ये सुनिए, आपसे पूछा है 40th टर्म। 40 टर्म मतलब ए प्लस, अब इसमें दो अननोन है ए और डी, तो दो अननोन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी, वो दी हुई है। 10 टर्म और 30 टर्म, तो 10 टर्म मतलब ए प्लस 90, दिस इज 30। 30th टर्म ए प्लस 2090, दिस इज 70। यस और नो, ये करा कैंसिल। ये मिला -20d इक्वल टू माइनस, तो डी कितना 2, डी को 2 यहां रख दो तो ए 12। क्यों? क्योंकि 18 में से ये सबट्रैक्ट हो गया। अब आपको जैसे यहां रखना है, तो 2 12 प्लस 39 इंटू 2 बोलो 78 ना, तो 90 इज अ राइट आंसर। मुझे पता था आप में से बहुत बच्चे खुशी खुशी जीरो आंसर देंगे। आप सभी सही दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। If 15 term of an AP is 45 and 30 term of an AP is 70, find 45 term। फटाफट निकालिए। अरे 48 टर्म का क्या आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं तपस्वी, चलो नए क्वेश्चन को करो। जीरो गलत है, जीरो जिन्होंने लिखा है। अनुराग फिर से जीरो दे रहे हो। सनी गर्ग मिड वैल्यू निकाल के कुछ नहीं कर सकते। अरे मैंने कब बोला जीरो आंसर है भाई, बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैंने कभी एक बार भी बोला भी जीरो आंसर है? फिर तो मैंने जब बोला नहीं उसको क्यों देख रहे हैं आप? क्या आएगा आंसर? 95 लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ओके, देखिए 15 टर्म मतलब ए प्लस 14d, क्यों? ए प्लस 29d, दिस इज 70। यहाँ 45 लिखना था। करिए माइनस, -15d इक्वल टू बोलना, तो d इक्वल टू
डी इक्वल टू 5/3। दो चीजें पता होना जरूरी है कभी भी, पूरी प्रोग्रेशन में दो चीजें पता है तो आप दुनिया की कोई भी चीज बता सकते हो। टर्म बता सकते हो, सम बता सकते हो, मीन जो बोला जाए वो बता दोगे। क्या मेन रिक्वायर्ड है? ए और डी, सीरीज बनती है उन दो चीजों से, तो दो कंफर्म होना चाहिए। अब डी आ गया, अब बोलो। ए निकालने के लिए यहां रख दो, किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं। तो ए इक्वल टू 45 माइनस 14D, तो 45 माइनस 14 इंटू 5/3, 3 एलसीएम आ गया, तो 135 माइनस बाय 3, 65/3, ये आ गया ए। अब आपसे पूछा, मान लो कौन सा टर्म, जो भी पूछा हो वो बता सकते हो। ए प्लस 44D, तो ए बोलो 65/3 प्लस 44 इंटू 5/3, तो 3 एलसीएम आ गया, तो 65 प्लस 220, तो 280। अब ये 3 से कैंसिल हो रहा, कर दो 3 9 जा और 195 इज अ राइट आंसर। अनुराग 5 नहीं आएगा आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आते हैं, स्पेशली एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे। कुछ कुछ एग्जाम में कुछ कुछ चीजें बड़ी वैसी होती हैं, तो ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे। लिखो अगला क्वेश्चन। 12 टर्म ऑफ एन एपी इज 24, 24 टर्म ऑफ एन एपी इज 12, फाइंड 36 टर्म। अब वही देख रहा हूं। यस देवेश, अब ये वो क्वेश्चन है जिसका आंसर 0 है, जिसको मैंने पहले आपसे गलत करवा लिया, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही घुमा देते हैं, थोड़ा भी डेटा इधर उधर घुमा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का होता है, देखो पी टर्म अगर कभी क्यू हो और क्यू टर्म कभी क्या हो, अगर ये दोनों इंटरचेंज हो रहा हो, याद रखना, तो इसका पी प्लस क्यू टर्म क्या होता है? इसका पी प्लस क्यू टर्म होता है 0, और इसका एन टर्म होता है पी प्लस क्यू माइनस एन। ये कंसेप्ट काम आएगा, कभी कभी स्टैंडर्ड आ जाते हैं, पर जनरल इसलिए पहले बिना उसके बताए कि कई बार यही तो गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा आपके एंड पे हो। जितेंद्र कुमार दुबे, ओके। तो 12 टर्म मतलब a प्लस 11d इक्वल टू 24, 24 मतलब ए करना, मेथड पूरे हर चीज के आना चाहिए। ये माइनस किया, ये कैंसिल, माइनस 12d इक्वल टू 12, d इज -1, d यहां रखा तो a 35। अब मान लो आपसे 36 टर्म पूछा था, तो आप बोलते a प्लस 35d, a कितना है 35 प्लस 35 इंटू, तो 0। मान लो एन टर्म पूछा होता इसी में, या मान लो 100 टर्म, तो आप बोलते p प्लस क्यू 12 प्लस 24 माइनस 100, तो -36, तो -64। कभी कभी पूछ लेते हैं स्टैंडर्ड। यशराज आपने गलत किया बेटा, लेवानोर आपने गलत किया, कैलकुलेट करने पर ही 0 आ रहा है। डन, क्यों, क्लियर है बात?
वन मोर क्वेश्चन, कई बार आ जाता है ऐसा। 15 टर्म ऑफ एन एपी इज 45, 45 टर्म ऑफ एन एपी इज 15, फाइंड 60 टर्म। बोलो, फट से बोल दोगे जीरो। मान लो इस केस में आपसे बोले फाइंड 80 टर्म, तो क्या बोलते, दिस प्लस दिस माइनस 80, तो आप बोलते -20। मान लो 20 टर्म पूछते तो 15 प्लस 45 -20, तो 40। एक पर्टिकुलर टाइप है, मतलब एक स्टैंडर्ड है। बाई चांस आ जाए तो ठीक, नहीं तो मेथड आपको पहले सिखाया। क्योंकि जब तक ये इंटरचेंज ना हो मत लगाना फॉर्मूला, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सब लोग आज ही 10th की बुक में भी दिया प्रोग्रेशन, वो भी, और 11th की बुक का एपी पूरा करना। जो नहीं पढ़ा है वो भी करने की कोशिश करना, जिससे कल आपको थोड़ा और मजा आएगा क्लास में। लिखिए अगला क्वेश्चन। इफ 15 term of an AP is 1/10, 10 term of an AP is 1/20, find 30 term। थोड़ा अलग है क्वेश्चन, है ना। जीरो लेवल अभी दे दूंगा मैं आप लोगों को, प्रोग्रेशन का जीरो लेवल आज ही दे दूंगा। बुक के सारे कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कर लो। जीरो लेवल की शीट देना प्रोग्रेशन की। यस, डन। अब देखिए रेशो के टर्म में है, इसमें अगली मिस्टेक क्या करने वाले हैं आप लोग, कैलकुलेशन। आप बोल भी सकते हो सर इस पे तो हमारा जन्मदिन अधिकार है, मतलब मिस्टेक करने में तो हमारे इस अधिकार को कोई हमसे छीन नहीं सकता, है ना। तो वैसा है, तो 15 टर्म क्या होगा, a प्लस 14d इक्वल टू, बोलो 1/10, a प्लस 9d इक्वल टू, बोलो 1/20। अब करो माइनस, ये कैंसिल, बोलो -5d इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। क्यों, हाँ इसमें प्लस आएगा इधर, ठीक है। इधर एलसीएम आ गया 20, क्यों, तो 2 - 1, तो 5d इक्वल टू 1/, तो d 1/100 है। ओके, कुछ भी हो सकता है, रेशो है वो तो। d 1/100, d कहीं पे भी रख दो, जिसमें मर्जी इसमें रख दो। तो a प्लस a इक्वल टू 1/10 माइनस 14d, क्यों, 1/10 माइनस 4/100, 14 है तो 14 कर दो, तो एलसीएम आ गया 100, तो 10 माइनस 14, तो -4/, कैंसिल मत करो, एलसीएम सेम बना रहेगा। अब जैसे मान लो आपसे कौन सा टर्म पूछा है, 30 टर्म, मतलब a प्लस 29d, यस और नो। अब a कितना है, -4/100 प्लस 29/, तो 25/100 हो गया, क्यों, देन 1/4 इज अ राइट आंसर। कई बच्चों ने 1/4 दिया था, केवल जिनने 1/4 दिया था वो करेक्ट है, -1/4 करेक्ट नहीं है।
यस नूर, आपका आंसर सही था वो। सुरभि, आपका गलत था आंसर। वन मोर क्वेश्चन। समझ में आ गया टाइप? कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में, टाइप में? एक और कर लेते हैं बस। इफ 10 term is 1 by 20, 20 term is 1 by 10, then find 200 term। देखते हैं, करो ना, कर तो लिया करो। आनंद कुमार, मिस्टेक मत करो। अभी ये वाले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा नताशा। यस सोनल कुमारी। चलिए, अब ये वो क्वेश्चन है जिसको नॉर्मली हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं। पी टर्म इज 1 बाय क्यू, क्यू टर्म इज 1 बाय पी, देन पी क्यू टर्म, बोलो। हाँ, 1। अगर ये इंटरचेंज हो रहे हैं तो ही होता है ये, नहीं तो नहीं होता। मतलब दोनों क्वेश्चन बहुत कंडीशनल है, अक्सर मिस्टेक हो जाती है। इसलिए पहले मैंने मेथड बताया, कोई आपको ट्रिक की बात नहीं करी। अब सुनो, इसमें अगर मैं बात करूं, 200 टर्म बोला आपसे, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो आप इसका बताओ क्या होगा। ए प्लस 9d इज 1/20, ए प्लस 19d इक्वल टू 1/10, माइनस माइनस माइनस, बोलो। ए से ए कैंसिल, -10d, 1/20 माइनस 1/10, -1/10, नहीं 20, माइनस से माइनस कैंसिल, डी है 1 बाय, क्यों, डी 1/200 है, 1/200 यहां रख दो। और ऊपर से मतलब, अच्छा क्रॉस है। यस, डी 1/200। अब आप इस पे आए, ए इक्वल टू 1/20 -9d, क्यों, तो 1/20 माइनस 9/200, क्यों, तो 1 बाय, ए भी 1/200 है। निकाला ना वे, 20 माइनस 9/d, ठीक है। अब आपसे जैसे मान लो 200 टर्म पूछा है, तो ए प्लस 199d, तो 1/200 प्लस 199/200, जब भी तो आंसर 1 आता है। 1 इज अ राइट आंसर, जीरो नहीं आएगा। कुछ बच्चे जीरो लिख रहे थे, जीरो नहीं आएगा। केवल ये भी जब जब इंटरचेंज हो रहे हो आपस में, अगर ये इंटरचेंज नहीं हो रहे हो तो ध्यान रखना, ये आंसर ना लगाने कहीं गलती से।
कल वाला पेपर, कल जो क्वाड्रेटिक का पेपर था ना, उसके कुछ क्वेश्चन बच गए थे बोला। चलिए, तो आज प्रोग्रेशन में इतना ही करते हैं। कल मैंने 40 क्वेश्चन 41 करे थे ना, उसके बाद के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी देख लेते हैं। अब आप लोगों के पास प्रोग्रेशन में आज काफी कुछ करवाया मैंने, करने के लिए बहुत स्कोप है। इसके अलावा एक मिनट देना शीट, ये 0 लेवल की शीट अपलोड करवा देना। अभी ये अपलोड करवा देता हूं, इसको आप लोग कर चुके हो तो भी दोबारा करिएगा। शीट अच्छी है, कुछ क्वेश्चन डाउट भी आ सकते हैं, जो भी डाउट आएंगे वो कल बताऊंगा। अगर इसमें डाउट बहुत कम हुए तो इसको हम इस पे नहीं करेंगे, क्लास इसमें नहीं लेंगे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें डाउट आएंगे नहीं। सीधा 41 खोल दो, 41 यहां तक करा था ना, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस बता रहा हूं। नहीं, ए और डी सेम आ सकते ना बेटा आनंद। 38 कल बता दिया था मैंने, जो 38 बताया था मैंने बकायदा, ये क्वेश्चन पूरा समझाया था अच्छे से। 41 तक ये भी बताया था। इसमें इनफैक्ट हमने वैल्यू भी ली थी, पी की वैल्यू ली थी 3, नहीं पी की वैल्यू ली थी 4 और क्यू नहीं 4 नहीं ली थी, पी की 3 ली थी और क्यू की 4 ली थी, और मेथड से भी बताया था। चलो अब इसके आगे के क्वेश्चन। अब देखिए मॉड मैंने आपको काफी करवाया था। अब क्या, कभी भी ऐसा शीट होगी ना, यही रखेंगे सिस्टम, क्लास भी पूरी हो जाए फिर डाउट। नहीं तो कभी कभी क्या पूरी एक डाउट की वजह से क्लास हमारी जाती ना, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हर क्लास में आपको जितना मैक्सिमम गेन हो सकता है वो। इस शीट को भी सॉल्व करिए, इसमें अगर मिनिमम डाउट होंगे मुझे पता है, तो इसको मैं पूरा शिफ्ट कर दूंगा। आप सब लोगों के लिए नहीं रहेगी, आपके लिए सीधा फर्स्ट लेवल करवाऊंगा। अब देखो इसमें क्या करोगे, अगर एक भी नेगेटिव है, पहला केस ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 2, 1 और 2, तो 2 इसका मतलब निगेटिव में भी आएंगे, तो कितने 4 सॉल्यूशन हो गए। मॉड फंक्शन के ये तो आंसर होते ही नहीं है 1 और 3, क्यों, ऑड मतलब मॉड फंक्शन ना, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, इसलिए। बट ये मॉड एक्स अकेले के लिए, अगर मॉड एक्स -1 लिखा है तो हो सकता है हो भी जाए। कोई भी चीज को कोई जनरलाइज मत करना मेरे। डन, चलो 42 क्लियर था। नेक्स्ट 43, ये तो हो गया होगा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - nx + m डिफर, मतलब अल्फा माइनस बीटा 1 है ना, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी 1 होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का -4 अल्फा बीटा, दिस इक्वल टू 1, राइट। चलिए 44 देखिए, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बोलो प्लस बीटा स्क्वायर। हो सकता है ऐसी कोई इक्वेशन हो जिसके रूट्स का सम और उसके स्क्वायर का सम सेम हो, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो रूट 1 1 है तो 1 + 1 2 और उसका स्क्वायर भी 2 होगा, हो सकता है ना। तो बस बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया ये, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, बस वैल्यू रख दोगे, डन। चलिए 44, आपने तो कल डरा दिया था कि बहुत डाउट है, मुझे तो लग रहा था पूरे होंगे, बहुत ही इजी थे। मतलब मैंने तो देखे नहीं थे ना, मैं पेपर आप ही के साथ देखता हूं हमेशा, मुझे आदत में है ये। अब क्या है इसमें देखते हैं, लेट अल्फा बीटा, अल्फा लेस देन बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसके रूट से अल्फा बीटा ना, बी ग्रेटर देन 0 और सी लेस देन 0, मतलब बी पॉजिटिव और सी नेगेटिव है। तो एक काम कर सकते हो आप, चाहो तो ऐसा ले सकते हो, क्यों, इसके फैक्टर बनाओ, x + 6 x - 1, तो x = 1, और तो अल्फा बोलो क्या होगा, अल्फा होगा -6, बीटा बोलो, बताओ क्यों।
अल्फा छोटा वाला है। अब क्या बोला है पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब बीटा लेस देन माइनस अल्फा, ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फा प्लस हो जाएगा, सही है, ये दोनों सही है। बीटा लेस देन मॉड अल्फा, ये भी सही है। अरे बताओ ना बेटा, बीटा तो 1 है, लेस देन माइनस माइनस 6, तो ये बिल्कुल सही तो लिखा है, और वो भी सही लिखा है 1 लेस देन 6। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओमेगा से भी कर सकते हो, पर वो रियल बोला इसलिए ओमेगा मत लो, ये लेना ज्यादा अच्छा है जो मैंने लिए। जब कहीं हमेशा इमेजिनरी नहीं ले जाना चाहिए, उसमें कई बार उलझ जाते हो आप, क्योंकि ओमेगा का कोई कंपेयर होता ही नहीं है। ओमेगा क्या है, इमेजिनरी नंबर। बताओ ओमेगा बड़ा है कि ओमेगा स्क्वायर, कोई भी बड़ा नहीं है ना, क्योंकि इमेजिनरी है दोनों, इसलिए। अच्छा, इसके बाद इस वाले में देखो, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, तो ग्रेटर देन 0 है क्या, गलत है ये देखो, ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है, तो ओनली 2। आप खुद भी ट्राई करते तो हो जाते, आप लोग करा करो ट्राई, जितनी खुद से फाइट करोगे, जितना स्किल डेवलप करोगे, उतना फायदा होगा। अच्छा, 44 की बात कर रहे हो क्या अरुल? 46 में बेटा यही जो वैल्यू निकाली अल्फा बीटा की रख दो ना, ये जो निकाली आपने रख दीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ ली, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन 0 दी हुई हो तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 होता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो पी स्क्वायर लेस देन 4ac यानी 16। अब ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -4 से, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं p लेस देन मॉड 4। कहां है, एक तो इक्वल टू वाला है, तो दोनों आंसर खत्म ही हो गए थे, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू है ही नहीं। आया समझ में? नेक्स्ट, if one root of the equation is double of the other, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा, मतलब एक अल्फा एक 2 अल्फा, देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ m, m की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, अभी बता, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है। पहले बताओ, ये क्लियर है, एक रूट दूसरे रूट का डबल हो, अब सम ऑफ रूट बोलो क्या होगा, -l अपॉन l माइनस m, ये 3 अल्फा हो गया, तो अल्फा इक्वल टू हो गया l अपॉन इंटू 3, ये क्लियर होगा। ये माइनस और ये माइनस को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब इनका मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 1 अपॉन l माइनस m, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बोलो 1 अपॉन 2 इंटू, ये स्टेप क्लियर, अल्फा की वैल्यू वहां डाल दी, तो बोलो l स्क्वायर अपॉन 9 इंटू m माइनस l का स्क्वायर, क्यों, इक्वल टू 1 अपॉन 2। अच्छा, l माइनस एम हो m माइनस एम एक ही बात है, तो ये ऐसा बच्चा l अपॉन 9 इंटू l माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट। l एक रियल नंबर दिया हुआ है, ये पहले ही बोल दिया, तो m की ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो खैर देखते हैं, 2l इक्वल टू बोलना कितना, 9l माइनस, तो 9m क्या, ऊपर l स्क्वायर था, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 2l स्क्वायर इक्वल टू 9l माइनस 9m, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस,
एल रियल बोला है, इसको क्वाड्रेटिक मान लो तो इसके रूट्स रियल होंगे, तो अब इसके रूट्स रियल होंगे तो आप बोलोगे इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम बोला है ना, या ग्रेटेस्ट, चलो तब बोलो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 9 एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एम लेस देन इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 872। तो 81 बाय, तो 9 बाय 8, 9 बाय 8 कहां है। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। हर्षिता भी बताता हूं आपको बुक। ये आ गया ना बेटा 2l स्क्वायर माइनस 9l प्लस 9m। एल रियल बोला है तो इसका मतलब डिस्क्रीमेंट, मतलब इसके रूट्स रियल होंगे, रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा बस, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है मिनिमम पे जा रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इसकी ये होगी 9/8 या उससे कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया होगा। इफ गिवन दैट tan अल्फा एंड tan बीटा इसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स कितने हैं, tan अल्फा एंड tan बीटा, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताना क्या है, पहले तो पूछा tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan, क्यों बेटा, ये हो गया सम ऑफ रूट्स जो कि ये माइनस बी अपॉन 1 माइनस सी या बी अपॉन सी माइनस 1, ये है ना, डी डेली ऊपर चला गया वो। फिर अगला क्वेश्चन ऐसा है, साइन, इसको ये तो काफी इजी है, साइन अल्फा कॉस बीटा, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हो सकता उसको दिक्कत है, कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा, इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा मिलेगा, तो माइनस बी। डन। कहां थे ये क्वेश्चन, तो आप कर सकते थे, आप लोग फाइट करा करो क्वेश्चन से, ऐसा नहीं। मैंने ऑनेस्टली कल मैंने देखे नहीं थे क्वेश्चन, कहां ऐसे इसमें की डाउट आ सकता है। पेपर को सॉल्व करने के तरीके आपको बदलने पड़ेंगे, हर पेपर बनेगा, और मेरे साथ नहीं अपने आप भी बनेगा। अब आपका काम है प्रोग्रेशन कंटिन्यू रखो, आज की 0 लेवल शीट है वो भी कंप्लीट करो, आरडी शर्मा की बुक भी कंप्लीट करो, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना आपका भला होगा। 43 बेटा बता तो दिया, 43 डाउट कहां से आ गया आपका। 43 में बेटा ये दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो इसका स्क्वायरिंग कर दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है n स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू 1, बस खत्म। अभी आने वाले समय में आपके जो टेस्ट होंगे वो होंगे क्यूमुलेटिव टेस्ट। क्यूमुलेटिव मतलब समझते हो, जो टॉपिक क्लास में हो गया हमारे पास बने हुए हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो उसका नाम होता है सीटी, क्यूमुलेटिव टेस्ट। प्रीवियस टॉपिक जो क्लास में कवर हुए हैं वो प्लस नया टॉपिक भी ऐड हो जाएगा, है ना। एक होता है TWPT, टॉपिक वाइज रिवीजन टेस्ट। वो ऐसे बहुत टेस्ट है, अभी आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे कि आपको मजा आएगा, और उन सबकी शॉर्ट फॉर्म में बता सकता हूं। चलो थैंक यू। अभी बता रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, आपको सारी आपसे बात कर रहा हूं।
2 मिनट में आपको सब कुछ बता रहा हूं। 2 मिनट रुको, रुको आप बाहर रुको। क्या इस वीक से? यस, अब जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे वो भी बताता हूं। देखिए, आप लोग बीच बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले सभी पेन ड्राइव वाले बच्चे एक बात ध्यान रखें कि पेन ड्राइव से पढ़ के अटेंड करें। पर उस बीच में कुछ बच्चों के पास, जिनके पास पेन ड्राइव नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं। देखो, मैं टॉपिक कभी भी ऐसा नहीं होता कि बेसिक से ही स्टार्ट करता हूं, पर अगर पेन ड्राइव है आपके पास और आप उससे पढ़ के देखते हैं तो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और मैक्सिमम लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको भी चिंता नहीं करनी। बस मैं एक चीज बोलूंगा, लाइव क्लास में, क्योंकि देखिए आप कंप्यूटर के सामने होते हैं, मोबाइल के सामने, अगर आप पढ़ के बैठेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एक चीज, उस बात का ध्यान रखिए। दूसरा ये कि देखिए, अब अक्टूबर चल रहा है, अब जो जो टॉपिक आपके होते जाएंगे वो रेगुलर टाइम पे रिपीट नहीं होंगे। नया बच्चा कोई ज्वाइन करेगा वो अलग से करेगा। इसके अलावा कुछ बच्चे आज ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आज ही से, मान लीजिए, ज्वाइन, मतलब अभी अभी मैं एडमिशन लिया पिछले 8-10 दिन में, वो सब लोग एक बात ध्यान रखें, आप सब लोगों को ये बात बता रहा हूं, वो लोग सब ध्यान रखें कि जब आप यहां पर जाते हैं कोर्स में, किसी भी कोर्स में, तो उस कोर्स का, जैसे मान लो अभी मैं इसकी एक बात करूं, तो आपको केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपको सबसे पहले, हर बच्चे को सबसे पहले करंट टॉपिक को प्रिपेयर करना है। मतलब जैसे आज प्रोग्रेशन स्टार्ट हुई, तो यहां से अगर आप लोगों में से कोई भी बीच बीच में ज्वाइन है तो यहां से मुझे रेगुलर फॉलो करेगा। एक बात, इस टॉपिक को पेंडिंग नहीं होने देगा। दूसरे एंड पर वो जैसे पीछे के टॉपिक भी रिवर्स ऑर्डर में करे, जैसे इसके पहले क्वाड्रेटिक हुआ तो क्वाड्रेटिक ही पढ़े, क्वाड्रेटिक के पहले जो हुआ वो पढ़े, ऐसा ही रखिएगा आप लोग, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आ जाए। आरडी शर्मा, अरे विवेक कुमार, मैंने देख लिया 50 क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा, आप करो तो। 50 क्वेश्चन में डाउट ही नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल भी फाइट नहीं करते क्वेश्चन के साथ, ये मुझे कई बार लगता है। 50 क्वेश्चन ऐसा है कि जो आप खुद कर लोगे। मैंने देख लिया आपका स्टेटमेंट, अब मुझे कुछ चीजें बता दे, बनाने तो दो। अच्छा, अब YouTube पे भी मैंने जो आपके साथ, आपके अकॉर्डिंग प्लान किए हुए हैं, आप सब जितने लोग क्लासरूम वाले हैं, कि जो जैसे अब ये 0 लेवल शीट है, इसमें मुश्किल से आप सबके मिला के 5-10 डाउट होंगे, पर अगर देखें तो हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, शीट बहुत ले। तो अब ऐसी कोई भी क्लास जो कि बहुत बेस लेवल की होगी, या जिसमें आपके बेस लेवल तो पढ़ाना है पर डाउट कम होंगे, उसको मैं उधर ले जाऊंगा, वो आपको बताता चलूंगा। और वो भी अब आपको इसी पे लिंक मिलेगा, आपको कहीं भटकना नहीं है। सबसे पहली चीज। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की बुक्स बेटा मार्केट में मिलती है। आप मान लो आईआईटी दे रहे हो तो आईआईटी प्रीवियस ईयर की बुक मिल जाएगी, उसके लिए हरियंत की बुक मिल जाएगी, बेस्ट है। आप एमसीए दे रहे हो, एमसीए के लिए प्रीवियस ईयर की हरियंत की बुक मिल जाएगी। आप एनडीए दे रहे हो, एमडीए के लिए भी प्रीवियस ईयर की हरियंत की बुक मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स हमेशा लेके रखो, क्योंकि आपके पास अगर बुक होगी तो आप प्रीवियस ईयर की कोई भी टॉपिक खत्म करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद के लेवल से भी करोगे, फिर मेरे तरीके से करोगे, तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी। आरडी शर्मा आ जाएगी, चिंता मत करो, सब बनेगा आपको। अगर आरडी नहीं है, आरएस अग्रवाल चलेगा। नहीं सूरज कुमार, अगर आप भोपाल आते हैं तो आपको ऐसा, भोपाल में ये, एमपी में ये वाली पाबंदी नहीं है। आपका कोविड टेस्ट तो नहीं होगा, बस आप अपना खुद का टेम्परेचर चेक करके आए और ये देख लें कि आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है। आज का टारगेट, जितना मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, वो सॉरी, जितना प्रोग्रेशन पढ़ाया, उसके अलावा बचा हुआ पूरा प्रोग्रेशन खत्म करें। पूरी एपी को आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जो चीजें नहीं पढ़ाई उनको भी अपने लेवल पे, और क्वाड्रेटिक का ये वाला पेपर एक बार फिर से सॉल्व करें, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था। ये वाला पेपर फिर से करें अपने साथ। और 50 क्वेश्चन बेटा मैं आपसे बोल रहा हूं, इसमें कुछ नहीं है। ये ऐसा लिखा है, सुनो तो बात को, सुनते ही नहीं हो। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, बस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है तो हो सकता ना बने हो। अगर आप कोई बुक नहीं कर रहे हैं चलेगा, केवल जो हम मटेरियल दे रहे हैं उसको कर लो तो भी सफिशिएंट है, चिंता मत करिए। देखिए कितना टाइम है आपके पास,
उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को फोकस करो, और जिस लेवल पे क्लास मिलेगी उसके बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर लेवल पे आपको मैं तैयार करूंगा जिससे मैथ्स का हर क्वेश्चन बने, पर तरीका एक ही है, बहुत डिसिप्लिन में पढ़ाई करो और एक एक करके टॉपिक को आप कंप्लीट करना चालू करो। मैं भी धीरे धीरे आपके अभी जो मैंने प्लान किया मोर गेन लेस टाइम, ये आपके लिए प्लान किया। कई बार कोई छोटी छोटी चीजें रहती है जो मुझे बाद में आती है, मुझे लगता है आपको बताना है, वो भी सेशंस आपको मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में सेल्फ स्कोर करना चाहो तो कर सकते हो। एपी में वर्ड प्रॉब्लम ना आती है ना करना है, पर मैं करवा दूंगा आपको। क्लासरूम फी, पेनड्राइव एडिशन फी के लिए बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, और कोई डाउट? देखिए, अगर आप बुक से बेटा कर लेते हो और जो क्वेश्चंस में दे रहा हूं वो कर लेते हो तो कोई जरूरत नहीं बेटा। चलो अब सेशन एंड कर रहा हूं। गुड डे एंड गुड बाय। क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, चिंता मत करिए। थैंक यू। आपने जब से ज्वाइन किया पढ़ने का तरीका चेंज हो गया, वेरी गुड, और होना भी चाहिए। और पेनड्राइव में बेटा वो 1 और 2 वीडियो में कंफ्यूज मत हो, 1 के बाद 3 लिखा है पर वो कंटिन्यूशन में जो आप बोल रहे हो प्रोग्रेशन में। ओके अनुराग, 44 का सेशन ले लूंगा बेटा मैं इस बार। कट ऑफ काफी आई गया 44 का एनडीए का। क्वेश्चन समझ में नहीं आते कोई बात नहीं, मेरे साथ तो मैं समझा देता हूं ना। देखो 12th के साथ एक ही तरीका है, ये पूरा पोर्शन देखिए, ये तो अभी 11th का चल रहा है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम पूरा 12th के पोर्शन पे आ जाएंगे। तो आप अपने 12th के टाइम टेबल को बड़ा फिक्स रखिए कि किस टाइम पे क्या करना है। कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे आप अलग से बात करिए, क्योंकि सबके टाइम टेबल्स के तरीके बेटा अलग अलग होते हैं। ओके अंशित, चलिए अब सेशन एंड कर रहा है ना।